ठीक है भाई। वर्डप्रेस आपके पास एक CMS है। CMS का फुल फॉर्म आपको पता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर कंटेंट पहले से ही मैनेज हुआ है, आपको सिर्फ उससे काम लेना होता है, सेम बूट स्ट्रिप की तरीके से। लेकिन बूट स्ट्रिप के अंदर कोड करते हैं हम लोग, वर्डप्रेस के अंदर भी कोड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कोड ना करना पड़े। उसकी वजह ये है कि अगर हम लोगों को कोड ही करना है तो फिर CMS पे काम करने की ज़रूरत क्या है। वर्डप्रेस में हम कोडेड साइट ही बना लेते हैं। तो बेहतर हम लोग कोशिश यही करते हैं कि वर्डप्रेस पे अगर काम कर रहे हैं तो हम कोड ना ही करें तो अच्छा है। लेकिन अगर कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तो करना पड़ता है, मजबूरी क्या करें जी। बूट स्ट्रिप को इंट्रोड्यूस किया था 2003 में। पहला वर्जन जो इसका आया था वो 2003 में आया था। वर्डप्रेस का पहला वर्जन, वर्डप्रेस इंट्रोड्यूस हुआ था इस ईयर में। ठीक, अब ठीक है वो, 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 ठीक है वो। वर्डप्रेस का जो सिंटैक्स है वो PHP का सिंटैक्स है। तो वर्डप्रेस को यूज़ करने के लिए आपको सर्वर चाहिए, लोकल या लाइव जो भी है। फिलहाल हम लोग लोकल पे काम करेंगे। वेब सर्वर इंस्टॉल पहले से हुआ हुआ है, ऑन कर लिया मैंने उसको। ठीक, ठीक है भाई। अब वर्डप्रेस की किसी भी वेबसाइट जो आप वर्डप्रेस पे बनाना चाहते हो, सबसे इनिशियल उसके 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक हो गया। वर्डप्रेस को डाउनलोड करने की 2 वेबसाइट्स हैं अलग अलग, दोनों वर्डप्रेस की हैं। एक है wordpress.org जो हमारे काम की है, दूसरी है wordpress.com। दोनों वर्डप्रेस की वेबसाइट्स हैं। दोनों में इतना सा फ़र्क है कि wordpress.org से आपको जो वर्डप्रेस मिलता है वो फ्री होता है, wordpress.com से आपको जो वर्डप्रेस मिलेगा वो पेड होगा और उसमें लिमिटेशंस होंगी। यहाँ पर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर इसमें प्राइसिंग टेबल भी दिया हुआ होगा जिसमें प्राइस बता रहा होगा सारा ये। सर ये पेड वाले के अंदर फीचर ज़्यादा होंगे? नहीं, बल्कि और बेकार है पेड, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपने पेड थीम, अगर आपने पेड वाला लिया हुआ है तो आपने कोई दूसरी पेड थीम ली तो वो किसी पेड प्लान के साथ चलेगा, किसी दूसरे के साथ नहीं चलेगा। ये मसला है। फ्री में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, कोई सी भी पेड थीम पिक करो वो फ्री में किसी के साथ भी चल जाएगी। सेम चीज़ प्लगइन हम लोग किसी भी का भी पिक करेंगे तो वो किसी के साथ भी चल जाएगा। प्लगइन और थीम क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पेड वाले में नहीं चलेगा, दूसरे का प्लान? नहीं चलेगा, लेकिन क्लैश ये आएगी कि आपने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लान दिए हैं। अब आपने कोई एक प्लान बाय किया, अब आपने जो प्लगइन बाय किया वो वाला किसी प्लान के साथ चल रहा है, किसी प्लान के साथ नहीं चल रहा। ये मसला आएगा। ठीक, खैर हमारे काम का है wordpress.org, क्योंकि फ्री, एक तो फ्री है, उसके बाद इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन उस सूरत में आती है जब वर्जन अपडेट होता है। ठीक, और आपको पता है कि आपके जितने भी CMS हैं उनकी जो अपडेट्स आती हैं वो बहुत तेज़ आती हैं। यहाँ पर एक नमूना दिखा देता हूँ। अभी आया, चलो ठीक है। वर्डप्रेस को पिक करने के लिए आप क्लिक करोगे गेट वर्डप्रेस पे, या ये रहा गेट वर्डप्रेस, कहीं पर भी क्लिक कर दो और ये आपको लेकर जाएगा डाउनलोड वाले पेज पर, जहाँ से आप अपना वर्डप्रेस डाउनलोड करते हो। डाउनलोड करने के लिए ये रहा डाउनलोड का बटन, और वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन जो इस वक्त चल रहा है वो है 6.4.3। पुरानी जो रिलीज़ है वो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे। भाई ये अपडेट आई है इस डेट, जी, इससे पहले अपडेट आई थी, देख रहे हो कि अपडेट चेक करना ज़रा कब कब आई है। सर हर महीने आनी है, महीने में 2 मरतबा भी आनी है। और पुराने वर्जन सर ये MD5 SSD शॉर्ट तो मतलब ये सिक्योरिटी की अपडेट? सिक्योरिटी कोडेड। ठीक, सिंपल। हमारे काम का है
इस पे क्लिक करना है आपको। लेटेस्ट यहाँ पर जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल होगा। PHP के बारे में भी लिखा क्या लिखा रिकमेंडेड 11.4 ठीक है। सर ये जो वर्जन क्या है? डेटाबेस है एक, आप बताया तो मैंने पढ़ाया सर डेटाबेस डेटाबेस डिफरेंट तरीके के होते हैं। MySQL होता है, MariaDB होता है, Redis होता है, कैसेंड्रा है, अलग अलग MongoDB है, अलग अलग तरीके के आपके डेटाबेस हैं। सर जैसे हमने MySQL डेटाबेस पढ़ा, ये सवाल था हमारा कि हमने उसके अंदर शायद क्यूरी पढ़ी थी, जैसे हमने जो उसकी क्यूरीज पढ़ी थी PDF का, सॉरी जितनी भी क्यूरीज थी तो हर डेटाबेस की अलग अलग क्यूरीज होती है। नहीं, डेटाबेस दो तरीके के होते हैं, मैंने बताया था। एक डेटाबेस वो होता है जो टेबल वाइज काम करता है, जिसमें आप डेटा स्टोर करवाते हो टेबल और रो वाइज, और उसको फैच करते हो टेबल और रो वाइज। दूसरे डेटाबेस वो डेटाबेस होते हैं जिनके अंदर आप लोग फाइल स्टोर करवाते हैं और वो फाइल से हम लोग डेटा फैच करते हैं। ठीक, तो अब जितने भी टेबल और रो वाले डेटाबेस हैं उन सब की मेन कॉन्सेप्ट सेम है। क्यूरी लिखने का तरीका थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि SQL और MySQL के अंदर आपके पास MySQL में हम लोग सेमीकोलन नहीं भी लगाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन SQL में लगाना पड़ता है लाजमी लाइन खत्म होने पर। इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी हैं जो कि चेंज हो सकती हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट सेम है। अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, फैच, ये सेम। ठीक, और दूसरा वाला आपके पास है Redis और कैसेंड्रा, जिसमें आप फाइल स्टोर करते हो और फाइल से डेटा पिक करते हैं। उसका भी सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसका तो कॉन्सेप्ट उसका तो डिफरेंट ही है तरीका। तो लेटेस्ट डाउनलोड वर्डप्रेस करने के लिए इसमें क्लिक करोगे और आपके वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा। जिप फाइल के अंदर आएगा आपके पास वैसे। ठीक, जिप फाइल में आएगा, एक्सट्रैक्ट कर लोगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने अच्छा इसको एक मरतबा डाउनलोड करके अपने पास रख लेना और फिर कितनी भी वेबसाइट इस पर बना सकते हो। डाउनलोड एक ही बार करते हैं हम लोग, लेकिन इंस्टॉलेशन हर नई वेबसाइट के लिए नहीं दोबारा होगा। ठीक, डाउनलोड आप एक बार करके रख लो, लेकिन डाउनलोड वाली फाइल को भी आपको अपडेट करना पड़ता है उस सूरत में जब कोई नया अपडेट आ जाए, जब कोई नया वर्जन आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करोगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास ये फोल्डर मिलेगा वर्डप्रेस के नाम का, और उसके अंदर आपके पास ये फाइल जाएंगी सारी की सारी। ठीक, यहाँ पर मैं ये दो वेबसाइट्स के नाम ही लिख देते हैं भाई। ये ठीक है भाई, तो ये वाली सारी फाइल्स आएंगी। हम इन फाइल्स, ये वाली फाइल्स आपके लैपटॉप में आ गई, मतलब आपके लैपटॉप में वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया। ठीक, अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए ये तमाम फाइल्स कॉपी करोगे। ये तमाम फाइल्स कॉपी करने के बाद आप आओगे अपने वेब सर्वर की www डायरेक्टरी में, और www डायरेक्टरी में आने के बाद यहाँ पर आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करोगे। उस फोल्डर का कुछ भी नाम रख सकते हैं हम लोग, जैसे कि WP136.138। ठीक है, सेम नाम के फोल्डर्स नहीं हो सकते, डिफरेंट होना चाहिए बस। और इस फोल्डर के अंदर आप वो तमाम फाइल्स पेस्ट करोगे। जब तक यहाँ पर पेस्ट हो रहा है तब तक आपको इसी फोल्डर का एक डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा phpMyAdmin पर। इस वेबसाइट से हमें सिर्फ वर्डप्रेस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। वर्डप्रेस डाउनलोड हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अब आपने जाना है phpMyAdmin पर और वहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट करना है किसी भी नाम से, जिसको हम हमारे वर्डप्रेस के लिए यूज़ करेंगे, वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए। क्योंकि अभी अभी मैंने एक बात बताई थी कि वर्डप्रेस का सिंटैक्स आपके पास PHP पे, तो PHP विदाउट डेटाबेस डायनामिकली, क्योंकि डायनामिक काम होगा वर्डप्रेस के ऊपर, तो हमें डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल्स चाहिए होंगे, रोज चाहिए होंगे, डेटाबेस चाहिए होगा।
डायनेमिक वेबसाइट डिज़ाइन होगी, डायनेमिक। ठीक है, यहाँ पर आके आप एक नया डेटाबेस क्रिएट करोगे, उस डेटाबेस का कुछ भी नाम रख सकते हो। यहाँ पर सारी फाइल्स आपके पास कॉपी करके पेस्ट हो गई हैं। ये जो फोल्डर का नाम है, इसी फोल्डर के नाम पर डेटाबेस का नाम रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हो, लेकिन ये भी रख सकते हो, तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, डेटाबेस को क्वेरी से भी क्रिएट कर सकते हो, इंटरफेस से भी कर सकते हो। हम यहाँ इंटरफेस से कर रहे हैं, क्वेरी से भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसमें भी। क्रिएट पे क्लिक किया और इस नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, सिंपल। ठीक है भैया, आ गया डेटाबेस, खाली है बिल्कुल, अभी अभी क्रिएट किया है। इस फोल्डर के अंदर सारी की सारी फाइल्स आ गई। अब आपको नए टैब को ओपन करना है। ये वाला काम खत्म हो गया, भले इसको कट कर दो, लेकिन अभी मैं कट नहीं कर रहा क्योंकि आपको एक चीज़ दिखानी है मुझे यहाँ पर। अब हमें इंस्टॉलेशन प्रोसेस को ऑन करना है या बिगिन करना है। डाउनलोड हो गया, थोड़ी सी सेटिंग की, फोल्डर्स वगैरह, डेटाबेस वगैरह। अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। और इंस्टॉलेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे लोकल होस्ट / अपने फोल्डर का नाम, एंटर। इंस्टॉलेशन वाली स्क्रीन आई है आपके सामने। ठीक है, लैंग्वेज पूछ रहा है, हमें इंग्लिश रखनी है पहले। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक किया। आपसे यह बोल रहा है कि वेलकम वर्डप्रेस पर, और ये फलाना ढिमाका। आपने कहा लेट्स गो। यहाँ पर अब पहले इनपुट फील्ड में पूछ रहा है आपके डेटाबेस का नाम, जो अभी हम लोगों ने वहाँ दिया है, वो वाले डेटाबेस का नाम जो कि फोल्डर पर ही है, यहाँ पर रखो। उसके बाद यहाँ दोगे यूज़र नेम और पासवर्ड। ये यूज़र नेम और पासवर्ड होगा डेटाबेस का, और डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड यानी कि PHP का डेटाबेस और पासवर्ड जो कि होता है। सर ये तो रूट और एफडी होता है सर। हाँ, वही देना, रूट एमटी। डेटाबेस का होस्ट हमारा, हम लोकल पे ही काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। टेबल प्रीफिक्स। टेबल प्रीफिक्स क्या होता है? अब जब भी हम इंस्टॉलेशन को बिगिन करेंगे, वैसे ही हमारे इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक, और जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट डेटा आता जाएगा। कि उस डेटा इसलिए आता जाएगा क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का वर्डप्रेस डिफ़ॉल्ट डेटा देता है। एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट देगा, एक डिफ़ॉल्ट पेज बना के देगा, एक डिफ़ॉल्ट यूज़र बना कर देगा। इस तरीके से एक एक डिफ़ॉल्ट हर चीज़ बना के देता है। एक डिफ़ॉल्ट सैम्पल पेज बना कर देगा, जिसको हम लोग देख सकते हैं इनिशियल स्टेजेस पर। तो जितने भी टेबल्स इंस्टॉलेशन के वक्त ये क्रिएट करेगा, उन सब टेबल के नाम से पहले ये लिखा हुआ आएगा WP_। मिसाल के तौर पर यूज़र के नाम से अगर टेबल बनना है तो उसका पूरा नाम आएगा WP_users। ठीक, पेजेस के नाम से बनना है तो WP_pages। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। और हमेशा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इसको
चेंज ही रखते हैं। WP कभी नहीं रखना, WP के अलावा कुछ भी रख सकते हो। मिसाल के तौर पर BT बैच का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, या PHP भी लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, मर्जी है तुम्हारी। या वेबसाइट के नाम के ऊपर लिख दो, जैसे कि पिक्सल हाउस की अगर वेबसाइट हम बनाए तो PH, ठीक पकड़ा। ठीक, उसके बाद आपको करना है सबमिट करें। ठीक, अभी आपसे पूछ रहा है कि आप रेडी हैं, इंस्टॉल करें। हाँ भाई, स्टार्ट करो भाई। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है सबसे पहली चीज़, साइट का टाइटल क्या होना चाहिए। टाइटल टैग बनाते हैं हम लोग कोड में, ये वो वाली चीज़ पूछ रहा है। तो हम लोग फिलहाल वही टाइटल रख रहे हैं अपना। आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखोगे यहाँ पर, यूज़र नेम। वर्डप्रेस पे जब भी वेबसाइट बनती है तो वर्डप्रेस का एक पेज होता है जहाँ पर आपकी वेबसाइट दिखती है, और दूसरा एक पेज होता है डैशबोर्ड का, जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को एडिट करते हो। जो भी आप डैशबोर्ड के ऊपर चेंज करोगे वो आपकी वेबसाइट के ऊपर नजर आता है। ठीक, तो यहाँ पर अपने डैशबोर्ड, जाहिर सी बात है, अब डैशबोर्ड बन रहा है तो उसका लॉगिन पेज बनेगा कि हर बंदा तो लॉगिन नहीं कर सकता, कि हर बंदा तो लॉगिन करेगा तो हमारी वेबसाइट में धमाके होंगे फिर। तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड दोगे। यूज़र नेम और पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिलहाल हम लोग लोकल पे काम कर रहे हैं, लाइव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जितना वीक यूज़र नेम और जितना वीक पासवर्ड होगा उतना ही आसानी से वो हैक हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग अभी लोकल पे काम कर रहे हैं, तो हम इसमें रखते हैं एडमिन। यूज़र नेम और पासवर्ड। यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपने जो पासवर्ड रखा है वो बहुत ही वीक है, तो जब तक आप वीक पासवर्ड रखोगे तब तक यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस का बटन नहीं आएगा। लेकिन हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जैसे करेंगे तो यहाँ बटन आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, कन्फर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड, तो यहाँ पर हमने इसको बोला कि भाई हम वीक पासवर्ड ही रखना चाहते हैं, इसी के साथ कंटिन्यू करो। तो कंटिन्यू हो गया। यहाँ पर आप अपनी ईमेल दोगे, कोई सी भी एक ईमेल दे सकते हो, अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो रिकवर करने के लिए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर इस पर कभी भी टिक नहीं करना। इस पर अगर आप टिक करते हो तो आपके जितने भी सर्च इंजन हैं उस पर आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होती। वैसे ही आपका रिलेटेड, आपका मतलब ये आपके काम का नहीं है, ये SEO से रिलेटेड है, लेकिन इसको कभी टिक नहीं करना बस। ठीक है भाई। उसके बाद किसी भी सर्च इंजन पर गूगल पे आएगी नहीं वेबसाइट। हाँ, रैंक नहीं होगी वेबसाइट, क्योंकि आपने मना किया हुआ। यहाँ पर आप इसको टिक कर रहे हो, तो यहाँ पर आप इसको टिक करके ये बात बोल रहे हो कि हम अपनी वेबसाइट को रैंक नहीं करना चाहते। कुछ हमारे पास ऐसी वेबसाइट्स होती है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए बनी होती है, सिक्योरिटी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे किसी एजेंसी की वेबसाइट है, हम उसको गूगल पर रैंक नहीं करा देंगे, उसका सिक्योरिटी से रिलेटेड ताल्लुक है, तो हम उस सूरत में ये वाला काम करते हैं। ठीक, तो हमें, हमारी अभी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, हम एक नॉर्मल वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम इसको अनटिक रखेंगे। आप बस वजह बता दी मैंने, आपकी मर्ज़ी है, आप टिक करो या अनटिक करो। ठीक है, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करोगे और आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा तो ये आपको लॉगिन का पेज देगा। ये घूम इसलिए रहा है क्योंकि वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है कि आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है, जिसका यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड कभी भी कहीं पर भी शो नहीं होता, ये आपको ये बताया था मैंने। तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कि आपने जो पासवर्ड रखा है वही पासवर्ड है। लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे और आप चले जाओगे लॉगिन के पेज पर। यहाँ पर आ गया आपका यूज़र नेम और यहाँ पर आ गया आपका पासवर्ड। क्योंकि मैंने पहले भी बढ़ाया हुआ है और कैशे के अंदर अपने ब्राउज़र में स्टोर करवाया हुआ है ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट वही पिक कर लिया। तो अगर स्टोर नहीं हुआ होता ब्राउज़र पर तो यहाँ पिक नहीं होता, आपको लिखना पड़ता। ठीक, रिमेंबर मी पे क्लिक करोगे तो आपके ब्राउज़र में सेव हो जाएगा, बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लॉगिन के बटन पे क्लिक करा, जैसे आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करोगे, लॉस्ट पासवर्ड नीचे आ रहा था, वैसे लॉस्ट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो पासवर्ड ईमेल से रिकवरी हो जाएगी। लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो अब आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये है वो डैशबोर्ड जहाँ से हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ी करते हैं। बनाते नहीं हैं सर। मतलब मतलब पूरी नहीं बनाते। पूरी बनाएंगे A to Z।
अब एक चीज़, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, डाउनलोड तो पहले ही कर लिया था। अब यहाँ पर आके करते हैं पेज को रिफ्रेश, वही डेटाबेस है। ठीक है, सिंपल टेबल प्रीफिक्स जो आपने दिया है, सिंपल। ठीक है भाई, आप इस डेटाबेस का हमारे पास कोई काम नहीं है, इसको भी कट किया। अब या बल्कि चलो इसको यहाँ पर ओपन कर लेते हैं फिर से, लेकिन मैं फिर से इसको कट करके भी दिखाऊंगा, जीरो से ओपन करके। डैशबोर्ड ओपन हुआ है। इस डैशबोर्ड की जो वेबसाइट है, जो वेब पेज है, उसको एक्सेस करने के लिए या उसको देखने के लिए आप इस पर क्लिक करोगे, विजिट साइट। कंट्रोल के बटन के साथ क्लिक कर रहा हूँ ताकि नए टैब पर ओपन, ताकि हमारा डैशबोर्ड अपनी जगह पर है। यह है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का होम पेज, जो कि इस वक्त सैम्पल पेज है, जो कि आपको वर्डप्रेस में बना करती है। हर बंदे को यही पेज दिखा इस वर्जन पे, इससे जो पुराना वाला वर्जन था उसका कुछ और था, उससे पुराना जो था उसका कुछ और था। हम चेंज करेंगे। इसको अब हम जीरो से बनाएंगे, इसको हटा के। तो ये सैम्पल पेज बनाकर इस टाइम में दे दिया। ठीक है भाई, यहाँ लोगो आएगा, यहाँ नेविगेशन आएगी सैम्पल पेज की जगह पर। खैर, इसको कट किया, इसको भी कट किया। आप जब अपना ब्राउज़र ओपन करते हो तो अपना ब्राउज़र ओपन करने के बाद अब हमें हमारा वही डैशबोर्ड और वही वेब पेज ओपन करना है। तो उसके लिए आप अपने URL में आके लिखते हो लोकल होस्ट / अपने फोल्डर का नाम /wp-admin और URL क्लोज, एंटर। ये वो URL है जिससे डैशबोर्ड खुलेगा। सर हर दफ़ा ये एडमिन होगा। हाँ, हमेशा सेम रहेगा। ये हमारा जो यूज़र नेम है वो है। वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका लॉगिन पेज को ओपन करेगा। हर दफ़ा यही होगा। हर दफ़ा यही होता है जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि हम अगर टाइम बचे तो सीख लेंगे। एंटर करते हैं, लॉगिन का पेज ओपन होता है बाय डिफ़ॉल्ट इसको लिखने से, लेकिन अगर लॉगिन आप पहले से ही हुए हो, जो कि हम लोग हुए हैं, तो बाय डायरेक्ट डैशबोर्ड ओपन होगा, क्योंकि हम लोगों ने रिमेंबर में भी क्लिक कर दिया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट अब हमें डैशबोर्ड पर ही लेकर आएगा। और अगर आप वेब पेज ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आप लिखते हो लोकल होस्ट / फोल्डर का नाम /बस, तो आपका वेब पेज ओपन हो जाएगा। सिंपल। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको ये वेलकम बोल रहा है, और वेलकम बोलने के बाद ये आपको बता रहा है कि आपने जो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है उसका वर्जन क्या है, 6.4.3। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आपके पास कुछ टेक्स्ट है, इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, फिलहाल किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके बारे में वैसे ही बात करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर आ रहे हैं साइड में कुछ ऑप्शंस, इन ऑप्शंस को हम लोग डिटेल्ड में यूज करेंगे, ठीक। लेकिन अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ सबका एक एक करके आपको, ठीक है। सबसे पहले तो डैशबोर्ड है, जिस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा, आपका होम पेज है डैशबोर्ड का। उसके बाद नीचे आपके पास टैब आ रहा है अपडेट्स का, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पूरे वर्डप्रेस पर जिस जिस चीज़ को अपडेट की ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें यहाँ पर शो होंगी, इंक्लूडिंग वर्डप्रेस का वर्जन। मतलब यहाँ पर आपके पास आपका वर्डप्रेस अगर अपडेट नहीं है तो यहाँ पर आपके वर्डप्रेस के अपडेट का ऑप्शन आएगा। अगर कोई प्लगइन अपडेट नहीं है तो प्लगइन के अपडेट का ऑप्शन आएगा। अगर कोई थीम अपडेट नहीं है तो थीम के अपडेट का भी ऑप्शन आएगा। सारी अपडेट्स हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो इसने हमें एक प्लगइन दिया है एंटी स्पैम प्रोटेक्शन प्लगइन, ये अपडेट नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट।
तो यहाँ पर हमें शो करवा रहा है। अगर हम इसको अपडेट प्लगइन के बटन पे क्लिक करेंगे अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ पर नहीं दिखाएगा फिर यहाँ। ठीक, उसके बाद आपके पास पोस्ट आता है। पोस्ट टैब के अंदर आप वो तमाम पोस्ट करते हो जो आप चाहते हो कि आपके वेबसाइट पर आने वाले रीडर्स रीड करें। जैसे कि आपको बताया था, दिखाया भी था, बूट डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर ब्लॉग का एक पेज है जहाँ पर सारी की सारी पोस्ट आती है, जिस पर बताया जाता है कि वर्डप्रेस की कौन कौन सी अपडेट आ रही है, उसमें क्या क्या चीज़ें अपडेट हो रही हैं। उसी तरीके से अगर आप कोई अपनी इस तरीके की वेबसाइट बना रहे हो, तो आप अगर कोई पोस्ट करना चाहते हो महीने में, साल में, हफ्ते में, तो आप इस टैब पे जाके अपनी पोस्ट करते हो और एक ब्लॉग का पेज बना देते हैं हम लोग। जो हम यहाँ पोस्ट करते हैं वो डायनामिकली वहाँ पर चली जाती है, कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक, उसकी सेटिंग होती है जो कि हम बात करेंगे। उसके बाद आता है मीडिया। अपनी वेबसाइट पर आप जितनी भी इमेजेस यूज़ करोगे, चाहे वो इमेजेस नहीं सिर्फ, चाहे वो वीडियोस भी हो, चाहे वो एनिमेटेड इमेजेस हो, गिफ हो, यानी कि कुछ भी हो, इमेजेस हो या वीडियोस हो, कोई सी भी, अगर आपने अपनी वेबसाइट पर वो यूज़ की है, तो वो तमाम इमेजेस, तमाम वीडियोस आपको मीडिया के अंदर शो होती है। ठीक, और यहाँ से आपको उनका ऑनलाइन लिंक भी मिल जाता है जो आप पिक करके यूज़ कर सकते हो उस इमेज को। उसके बाद पेजेस। पेजेस से रिलेटेड कोई भी छेड़ाछाड़ी करनी है, नया पेज बनाना है, कोई पेज डिलीट करना है, किसी पेज को एडिट करना है, वो सारा यहाँ पर होगा। ठीक, उसके बाद कमेंट्स। कमेंट्स के अंदर आपको वो तमाम कमेंट्स दिखाए जाते हैं जो आपके यूज़र्स आपके प्रोडक्ट पर या आपके पोस्ट पर करते हैं। आपने कोई पोस्ट की, उस पर किसी ने कोई कमेंट किया, अच्छी लगी, उसको बुरी लगी, या जो भी लगी, ज़ोर से लगी, ऐसा लगी, वो बताएगा। ठीक है, सेम चीज़ आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। आपने कोई प्रोडक्ट लगाया, प्रोडक्ट जब भी हम लगाते हैं तो उसका प्रोडक्ट सिंगल पेज ओपन होता है जहाँ पर प्रोडक्ट की तमाम डिटेल्स हो रही होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन के बाद आपके पास कमेंट्स या रिव्यूज़ का ऑप्शन होता है जो हमारे से सर्विस लेता है उसके, तो वो जो कमेंट देगा वो आपके पास यहाँ पर शो होंगे डैशबोर्ड पर। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का ऑप्शन आपके पास आता है जहाँ से आप अपनी वेबसाइट की थीम लगाते हो, और हर थीम्स अलग अलग हैं। वर्डप्रेस पर दो तरीके की थीम्स आती हैं। एक होती है थीम्स जो प्री डिफाइंड थीम्स होती हैं। प्री डिफाइंड थीम्स वो थीम्स होती हैं जिसमें आप मैनुअल वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते। मैनुअल वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते का मतलब, एक थीम है जो कि प्री डिफाइंड थीम है, उसको आपने पिक किया, उसको आपने अपनी वेबसाइट पर शूट करवाया, उसमें सिर्फ आप कंटेंट और इमेजेस चेंज कर सकते हो बस, उसका लेआउट जो है वही रहेगा। यह है प्री डिफाइंड थीम। और दूसरी तरीके की थीम आती है मैनुअल थीम। मैनुअल थीम के अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट ज़ीरो से लेकर पूरी क्रिएट करेंगे, जैसे कि PHP कन्वर्जन। अपनी मर्जी की हम वेबसाइट बनाएंगे, अपनी मर्जी की एक एक चीज़ बनाएंगे, वो मैनुअल थीम से काम होता है उसमें। वर्डप्रेस में थीम कहते हैं इसे। वर्डप्रेस पे इसे थीम कहते हैं, और कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आपको थीम पिक करना ज़रूरी है। अब प्री डिफाइंड थीम पिक करोगे तो आप उसमें कंटेंट और इमेजेस चेंज करोगे। अगर आपको स्क्रैच से पूरी वेबसाइट बनानी है तो फिर आप मैनुअल थीम पिक करोगे। अगर एक छोटी सी अगर बात सर जिससे प्री डिफाइंड थीम्स होती हैं, थोड़ी सी चेंजिंग के लिए भी हमें नहीं कर हाँ, सकते? थोड़ी बहुत कर सकते हैं। कैरोसेल हटा दिया या हाँ, इस तरीके की कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, फिर हल्की फुल्की चेंजिंग हो जाएगी बस है। ठीक, वो भी तब होगी जब आपको प्री डिफाइंड थीम के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो कि ये काम कैसे कर रही है। ये है क्योंकि आपके पास जो वर्डप्रेस में थीम्स हैं वो थाउजेंड्स ऑफ थीम्स हैं, तो करते जाओ इस्तेमाल। अब आपने कोई ऐसी थीम पिक की जो कि कभी आपने भी यूज़ नहीं करी, अब किसी और ने भी नहीं यूज़ की, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ थीम्स हैं, हो सकता है कभी किसी ने यूज़ की, हो सकता है ना भी की। तो ये सीन है। मेन्यूज़ क्रिएट करने का ऑप्शन भी आपके पास अपीयरेंस में आता है। अभी नहीं आ रहा, अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपने जो थीम पिक की हुई है उस थीम को मेन्यू क्रिएट करने का ऑप्शन दिया हुआ नहीं है वर्डप्रेस में, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट थीम है। जब हम कोई मैनुअल या कोई दूसरी थीम पिक करेंगे तो यहाँ पर हमें मेन्यूज़ इसी के नीचे बिल्कुल आता है ऑप्शन, और क्लिक क्यों हो गया, उसी के नीचे बिल्कुल अपीयरेंस में थीम्स के नीचे मेन्यूज़ क्रिएट करने का या नेविगेशन क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। यहीं से हम लोग नेविगेशन क्रिएट करते हैं जो कि हमारे पास, हाँ रियल थिंग करेंगे तब आएगा। हाँ आएगा, तो वो यहाँ पर हमारे पास
पास शो हो जाएगी, यहाँ पर या कहीं पर भी हम कॉल करवाना चाहें वहाँ पर शो हो जाएगी नेविगेशन। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पर आता है प्लगइन्स। प्लगइन्स का काम बता देता हूँ। प्लगइन्स का काम होता है आपकी थीम को या आपके डैशबोर्ड को या आपको जो भी कहना चाहो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक, मैंने थीम पिक की, उस थीम के अंदर मेरे पास 10 ऑप्शन आए। अब मैं जो काम करना चाहता हूँ उन 10 में से एक भी ऑप्शन उस लायक नहीं है कि वो वाला काम करते हैं, तो मुझे उस ऑप्शन को लेकर आना है। तो उसके लिए मुझे प्लगइन कोई दूसरा इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस प्लगइन से मुझे वो वाला ऑप्शन मेरी थीम में मिल जाए, ताकि मैं अपना वो वाला काम कर सकूँ। सेम चीज़ इस तरीके से थीम्स बहुत सारी हैं, उसी तरीके से प्लगइन्स भी बहुत सारे हैं। हर किसी के लिए नया प्लगइन और नए नए आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, वो वाला सीन। उसके बाद यूज़र्स, जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो सिर्फ एक यूज़र होता है, एडमिन, जो आप हो। ठीक, आप जिसको डैशबोर्ड का एक्सेस दोगे वही आपका एक्सेस कर सकता है डैशबोर्ड। ठीक, लेकिन एक एडमिन, सिर्फ एक एडमिन दूसरे यूज़र्स भी क्रिएट कर सकता है। क्यों? मिसाल के तौर पर मेरी एक वेबसाइट है, ब्लॉग की वेबसाइट। ब्लॉग की वेबसाइट का मतलब है लाइक न्यूयॉर्क टाइम्स, जिस पर लोग आकर अपनी न्यूज़ लगाते हैं। ठीक, ताकि दूसरे लोग उसको रीड कर सकें, न्यूज़ का काम। तो यहाँ पर अब मैं एक एडमिन हूँ, मैं अकेला बंदा, मैं कितनी पोस्ट कर दूँगा एक दिन के अंदर। ठीक, अब यहाँ पर मैं डिफरेंट यूज़र्स बनाऊँगा, डिफरेंट लोगों को दूंगा। हर बंदा अपनी न्यूज़ खुद आकर मेरी वेबसाइट पर रख सकता है। ये एक्सेस यहाँ पर हम लोग ऐड न्यू यूज़र पर जाकर क्रिएट करेंगे, नया यूज़र, उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड, और वही यूज़र नेम वही पासवर्ड उसको देंगे। लॉगिन का पेज सेम ही रहेगा, WP एडमिन, वहाँ पर आके वो अपना यूज़र नेम और अपना पासवर्ड देगा और वो हमारे डैशबोर्ड पर एक्सेस कर जाएगा। लेकिन वो यूज़र को हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो सिर्फ पोस्ट करे और कुछ ना करे, तो वो सिर्फ पोस्ट ही करेगा और कोई छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकता हमारे डैशबोर्ड पे। तो ये होता है यूज़र का काम। उसके बाद आपके पास आते हैं टूल्स। टूल्स के अंदर आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, आपकी वेबसाइट की हेल्थ, मतलब इस पर ऑप्टिमाइजेशन कितनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, कितनी नहीं कर रही। उसके बाद थीम एडिटर और प्लगइन एडिटर, मतलब आपके पास जो आपका थीम है, थीम एडिटर पे क्लिक करोगे तो आपने जो थीम इंस्टॉल की हुई है उसका थीम का कोड खुल जाता है। प्लगइन एडिटर पे क्लिक करोगे तो प्लगइन का कोड खुल जाएगा, जो कि आप छेड़ाछाड़ी कर सकते हो उस कोड के साथ। मगर एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपने थीम के कोड के साथ छेड़ाछाड़ी करके कोई एक्शन परफॉर्म करवा लिया, सेम आपने प्लगइन के साथ भी किया, लेकिन उस सूरत में आपको प्लगइन और थीम का कोड पता होना चाहिए, फ्लो पता होना चाहिए। ठीक, लेकिन चलो आपने करवा लिया कोई एक्शन परफॉर्म, वो एक्शन, वो कोड उस वक्त तक है जब तक वो थीम, जब तक वो प्लगइन अपडेट नहीं हो जाता। अगर आपने उस प्लगइन या थीम को अपडेट किया तो आपका लिखा हुआ कोड नए आने वाले अपडेट से ओवरराइट हो जाएगा। वो वाला काम जो आपने एक्शन परफॉर्म करवाया था वो अब परफॉर्म नहीं होगा, हो सकता है बिगड़ जाए, बिगड़ेगा नहीं। मतलब क्योंकि उसकी वजह ये है कि अपडेट पे जब आप क्लिक करते हो तो पूरा जो पुराना नया वाला कोड है, पुराने वाले कोड पर लाके वो चिपकाता है, पुराना वाला कोड ओवरराइट करवाता है। प्लगइन भी अपडेट होता है, प्लगइन थीम सब अपडेट होता है, वर्डप्रेस भी अपडेट होता है। ये है काम थीम और फाइल एडिटर का, प्लगइन एडिटर का। तो सर इसको अगर अपडेट ना करें, छोड़ दें वेबसाइट वाला, कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं होगा। एक प्लगइन को मैंने कस्टमाइज किया फिर छोड़ दिया उसको, उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि वर्डप्रेस की कोई ऐसी अपडेट ना आ जाए कि जो कंपैटिबल ना हो। मतलब कि भाई हमने कोई वेबसाइट बनाई, वो बनी PHP के वर्जन 7.1 पर। अब हमारा जो C पैनल है वो अपडेट हो गया और वो कंपैटिबल हो गया 8.1 के साथ।
तो अब आपको भी अपना वर्डप्रेस 8.1 तक करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपका सी पैनल कुछ और, आपका सर्वर या सी पैनल कुछ और पीएचपी मांग रहा है, आपने काम किया हुआ है किसी और पीएचपी पर, तो उसके फंक्शंस और उसकी फंक्शनैलिटी जो इसके साथ कंपेटिबल है वो तो चल जाएगी, लेकिन जो चीज़ें इसमें अपडेट हुई हैं जो इसमें नहीं है वो आपको कंपेटिबल करने के लिए इसको उस वाले वर्जन पे लाना पड़ेगा या इसको इस वाले वर्जन पे लाना पड़ेगा। सर वर्डप्रेस 18 रहने देते हैं, हम 7 से पीएचपी को रेट करेंगे तो सर उसके लिए कोड चेंज करेंगे उसका? नहीं, वर्डप्रेस अपडेट करते हो पीएचपी अपडेट हो जाती है। सर अगर कस्टमाइज हम सब कुछ कर रहे हो फिर पीएचपी करनी पड़ती है, और जितना भी सिंटैक्स हम कर रहे हैं, जो भी हम कोड कर रहे हैं, फंक्शनलिटी जो जो अपडेट है वो सब चेंज करनी पड़ेगी ना ना, सर्वर की पीएचपी चेंज करनी पड़ती है बस। वैम सर्वर आपको लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लो या जो 8.1 से कंपेटिबल हो, जैसे आप उसको डाउनलोड करोगे इंस्टॉल करोगे और आप अपने कोड को उस पर रन करोगे पीएचपी जो आपने किया था 7.2 पर, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा काम कर रहा है कौन सा काम नहीं कर रहा। तो जो फंक्शन काम कर रहे हैं उन फंक्शन को रहने दो, जो फंक्शन काम नहीं कर रहे उन फंक्शन को या हो सकता है तो हटा दिया हो या तो उसकी जगह कोई दूसरा फंक्शन आ गया हो या उस फंक्शन के साथ कोई छेड़ाछाड़ी की गई हो नई अपडेट के अंदर, तो वो चीज़ आपको उसमें अपडेट करनी है बस, और कुछ नहीं। हो सकता है फंक्शन का नाम बदल दिया हो तो फंक्शन का नाम नया वाला लिख दो, चल जाएगा। ये सीन। उसके बाद आपके पास आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर हमारे पास वो ऑप्शंस आते हैं जहाँ से हम अपने पेजेस की सेटिंग करते हैं, मतलब कि हमारा ब्लॉग पेज कौन सा होगा, हमारा होम पेज कौन सा होगा। हमने 10 पेज बनाए हैं, 10 में से कौन सा पेज ऐसा होगा जो हमारा होम पेज होगा या index.php वाला पेज होगा, जो पेज वेबसाइट लोड होते के साथ ही यूजर को नजर आएगा। वो सारी सेटिंग्स यहाँ से होंगी, सेटिंग्स में जाके। उसके अलावा परमालिंक्स का ऑप्शन दे रहा है नीचे। परमालिंक्स होते हैं आपके पास आपकी मेन डोमेन के बाद स्लैश लगा के आपके पास जो फोल्डर का नाम या कैटेगरी का नाम आता है वो परमालिंक्स कहलाते हैं। उन परमालिंक्स के साथ आप छेड़ाछाड़ी कर सकते हो, अपनी मर्जी के लगा सकते हो। सर वो परमालिंक्स मतलब मैं समझा वो फोल्डर होता है इसके अंदर, आप फोल्डर्स के नाम ही होते हैं लेकिन परमालिंक्स उस पूरे को आपके पास परमालिंक आ जाता है, स्लग भी कहते हैं। तो ये सीन सारा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी आपको मीडिया का ऑप्शन दे रहा है, ऊपर भी दे रहा है, कहीं से भी एक्सेस कर लो। फोटोज और वीडियोस। हाँ, फोटोज और वीडियोस बस। अपीयरेंस का दोबारा बताइए क्या? थीम्स थीम्स हमारी वेबसाइट की लगाते हैं और मेन्यूज क्रिएट करते हैं। दोनों थीम्स आ रही है इसके अंदर, प्रीडिफाइंड भी और कस्टमाइज भी। सेटिंग्स में जनरल के अंदर हम लोग हमारे एडमिन की चीज़ों को अपडेट करते हैं, मतलब एडमिन जिससे लॉगिन कर रहा है वो वाला आपको, बल्कि वो वाला तो यहाँ नहीं होता, जनरल में आपके पास होता है कि एडमिन का यूज़र नेम चेंज कर सकते हो, एडमिन का ईमेल चेंज कर सकते हो रिकवरी के लिए। या यूज़र्स में जाके आप प्रोफाइल में जाकर अपने एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर, ये था आपका डैशबोर्ड का ओवरव्यू। सर बस ये जो हमारा साइड बार है इसी के अंदर से पूरे वर्डप्रेस के हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे? नहीं, इसके अलावा भी इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं। हाँ, बिल्कुल, ये ऑप्शंस हैं जो डैशबोर्ड पर मिलेंगे। हाँ, और अब कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो आपको थीम देगी। जब आप थीम इंस्टॉल करोगे वो आपको एक दूसरी जगह पर मिलेगी, मतलब उसके लिए हमें दोबारा कोई एक डैशबोर्ड टाइप की कोई चीज़ होगी इससे। हाँ बिल्कुल सही है, इससे मिलती जुलती एक और है, मगर ये भी मगर सर कम लग रही है। काम है, यहाँ पर बहुत कम है। डेटाबेस के बारे में भी इसमें नहीं है ज़्यादा। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो आज से ऐसे जब पढ़ोगे तो ऑप्शन बढ़ते जाएंगे। सर मतलब डेटाबेस का भी काम इसमें है? वो ऑप्शन लाने पड़ते हैं, डिफ़ॉल्ट में आपको इतना ही मिलता है। जो आपको बाकी छेड़ाछाड़ी करनी है उसके लिए आपको दूसरा ऑप्शन लाने पड़ते हैं। सर मतलब हम लोग वेबसाइट बनाएंगे उसको रिस्पॉन्सिव भी करेंगे या पूरी रिस्पॉन्सिव भी करेंगे, लेकिन सिर्फ 3 स्क्रीन पर। सिर्फ डेस्कटॉप पे आप तो खुद बना लोगे, उसके बाद 2 स्क्रीन पर, टैबलेट और मोबाइल पास। कोई 768 कोई 360 नहीं है, क्योंकि आप टैबलेट पे करोगे तो वो सारी टैबलेट स्क्रीन पे जाएगा, मोबाइल पे करोगे सारे मोबाइल से। ये फ़ायदा है इसका। ठीक हो गया।